नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक त्रिपाठी आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ संविधान सीरीज का चौथा पार्ट लेकर के। और सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके जीवन में सुख संपत्ति और सफलता लेकर के आए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। आज जो हमारी चर्चा होगी वो होगी कि संविधान की विशेषताएं क्या हैं, जो हमें संविधान बना करके हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने दिया, उनमें क्या क्या विशेषता थी। तो जब हम इस विशेषता की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमारा संविधान सभा बनकर तैयार हुआ, यानी कि हमारा संविधान सभा के द्वारा एक संविधान हमें दिया गया, तो उस वक्त पे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और पूरा संविधान 22 भागों में विभाजित था। परंतु आज के समय में जब हम देखेंगे तो आज के समय में हमारे संविधान में लगभग 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और हमारा पूरा संविधान 22 भागों में विभाजित है। तो ये कैसे हुआ? यानी कि हमारे संविधान में कुछ बदलाव करने के भी प्रावधान दिए गए होंगे। तो उन बदलाव करने के प्रावधानों के माध्यम से हमने देखा कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से कुछ बदलाव किए गए, जिसके माध्यम से कुछ अनुच्छेदों को हटाया गया और कुछ अनुच्छेद जोड़े गए। और 395 से 470 अनुच्छेदों की संख्या हो गई है, तो इसका मतलब कि हटाए गए अनुच्छेदों की संख्या कम है और जोड़े गए अनुच्छेदों की संख्या ज्यादा है। तो इसी बात से हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जब हमें हमारा संविधान दिया गया, उस समय पे 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, जिसे 22 भागों में विभाजित किया गया था, और आज के समय में लगभग 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं, जिसे 25 भागों में विभाजित किया गया है। और इस दौरान कई सारे संविधान संशोधन किए गए। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन थे, जैसे कि आपका 7वां संशोधन, फिर उसके बाद से आपका आता है 35वां संशोधन, 42वां संशोधन। 42वें संशोधन की महत्ता क्या है? इस 42वें संशोधन में संविधान के अंदर इतने सारे संशोधन किए गए, यानी इतने अनुच्छेदों में इतने सारी चीजों में बदलाव किया गया कि इस 42वें संविधान संशोधन को एक छोटे संविधान का भी दर्जा दिया जाता है। छोटा संविधान इसको कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से कौन सा संविधान संशोधन जाना जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है आपका 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद जब पहली ऐसी सरकार आती है जो गैर कांग्रेसी सरकार होती है, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, उस समय पे 44वां संविधान संशोधन होता है। फिर हम देखते हैं 61वां संविधान संशोधन होगा, जिसमें हमारे वोट देने के अधिकार में जो उम्र तय की गई थी इससे पहले, कितनी थी? वो 21 वर्ष थी, उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया जाता है। फिर इस तरह 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जो भारत को, अभी तक द्विस्तरीय शासन व्यवस्था थी, अब त्रिस्तरीय हो जाती है, यानी कि पंचायती राज का गठन हो जाता है। यहां तक आप सभी को बात क्लियर है? ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारी जो आज की क्लास है, यानी जिस बारे में हमको आज चर्चा करना है, वो है संविधान की विशेषताएं। तो जो सबसे पहली विशेषता है संविधान की, वो है हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों है? उसके पीछे भी कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन वो जानने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि क्या सिर्फ लिखित संविधान ही होता है या फिर कुछ अलिखित संविधान जैसा भी होता है? जी हां, बिल्कुल, अलिखित संविधान भी होता है। अलिखित संविधान उन संविधान को कहते हैं जिसमें चीजें क्रमबद्ध या चरणबद्ध तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं और वहां पे संसद की सर्वोच्चता होती है। जहां पे भी संसद की सर्वोच्चता होगी और संसद जो भी कानून बनाएगा उसे ही संविधान कहा जाएगा, उसे हम अलिखित संविधान कहते हैं। और ऐसा सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ जब 1215 ईस्वी में किंग जॉन ने एक मैग्ना कार्टा दिया और उसने संसद के सदस्यों को यह शक्ति प्रदान की कि वो जैसा चाहें वैसा कानून बना सकते हैं। यहां तक कि कुछ विद्वानों का यह कहना है कि ब्रिटेन की संसद इतनी शक्तिशाली है कि वो कोई भी कानून बना सकती है, बस एक औरत को इंसान में बदलने का और इंसान को औरत में बदलने का कानून छोड़ करके।
वो उस समय के विद्वानों के द्वारा कहा गया था, लेकिन आज तो आप जान रहे हैं कि आज विज्ञान इतनी तरक्की कर गया है कि ये भी चीज संभव है। फिर हम आते हैं हमारे संविधान पे। जो हमारा संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, और सबसे लंबा लिखित संविधान से आशय है कि यहां पर चरणबद्ध तरीके से विधिवत रूप से संविधान को तैयार किया गया है। ठीक है, और इसमें बाद में परिवर्तन की भी गुंजाइश छोड़ी गई है। जो मैंने अभी आपको बताया था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, और इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया से इसमें अगर वक्त के साथ कुछ बदलाव करना चाहें तो वो बदलाव भी किया जा सकता है। लिखित संविधान की और क्या विशेषता होती है कि यहां पर संविधान सर्वोच्च होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलिखित संविधान में संसद सर्वोच्च होती है, परंतु लिखित संविधान में संविधान सर्वोच्च होता है, और संसद और नागरिक सबको शक्तियां कहां से प्रदान होती हैं? सभी को शक्तियां प्रदान होती हैं संविधान के द्वारा। यानी वो अपनी शक्तियां संविधान से ही ग्रहण करते हैं, और संविधान में ही सारी चीजें निहित होती हैं कि किसको क्या कार्य करने की अनुमति है। संवैधानिक सर्वोच्चता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था की गई, और न्यायपालिका को ही, यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसको संविधान का कस्टोडियन बताया गया है इसमें। उदाहरण के लिए अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान। आप जानते हैं कि अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है, और भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसी तरह से अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ ले कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है आपका मोनाको का संविधान, जिसमें करीब करीब सिर्फ 4000 शब्दों में ही उस संविधान को कंप्लीट कर लिया गया है। यह आपका अमेरिका का संविधान है। जब अमेरिका का संविधान बन के तैयार हुआ तो इसमें सिर्फ 7 ही अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? सिर्फ 7 अनुच्छेद थे। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि अमेरिका में केंद्र के संविधान अलग हैं और राज्य के संविधान अलग हैं, और राज्यों ने मिलकर के एक केंद्र का निर्माण किया है। तो भारत के केस में क्या है कि भारत के केस में इसका विपरीत है। भारत के केस में केंद्र ने राज्यों को पुनर्गठित किया है, यानी राज्यों को संगठित किया है। फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और हम देखते हैं कि जो अलिखित संविधान था, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर संविधान लिखित नहीं है, यानी कि संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसी से ये संविधान विकसित होता है। और इसमें आपका उदाहरण के रूप में ब्रिटेन और न्यूजीलैंड है, और यहां पर संसद की सर्वोच्चता होती है और न्यायपालिका की शक्तियां क्या होती हैं? सीमित होती हैं। और राजा जॉन यानी किंग जॉन का मैग्ना कार्टा 1215 के तहत जो है अलिखित संविधान का प्रावधान सबसे पहले आया। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान के इतने बड़े होने का, यानी इतने विस्तृत होने का, विश्व के सबसे लंबा संविधान होने का क्या कारण है? तो भारतीय संविधान का विश्व में सबसे लंबा होने के कुछ कारण हैं कि भारत की भौगोलिक परिस्थितियां अलग थीं, भारत में अनेक विविधताएं थीं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे यहां अनेकता में एकता का स्लोगन है वो दिया जाता है। कहीं धर्म के नाम पे विविधता है, कहीं जाति के नाम पे विविधता है, कहीं भाषा के नाम पे विविधता है। तो इन सबको समग्र रूप से संगठित करने के लिए जो संविधान हमारा बना, तो वह भी एक कारण है कि हमारा संविधान बहुत लंबा है। दूसरा ऐतिहासिक कारण है। ऐतिहासिक कारण जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि भारतीय संविधान का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है पूरे भारतीय संविधान पे, क्योंकि यहां पे ब्रिटेन का राज था, और ब्रिटेन के राज के समय में भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया गया। और ये भारत सरकार 1935 अपने आप में ही बहुत विस्तृत था, क्योंकि जब ये बना तो इसमें हमने आपको बताया था कि बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। साइमन कमीशन का रिपोर्ट था, गोलमेज सम्मेलन पे भारतीय प्रतिनिधियों और ब्रिटिश सरकार के बीच में वार्तालाप हुआ, और उससे निर्णय जो आया, उसी निर्णय को भारत सरकार अधिनियम 1935 में रखा गया था। तो इस वजह से इसका गहरा प्रभाव होने के कारण भी जो हमारा संविधान है वो बहुत लंबा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत के अंदर केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग संविधान नहीं है, जैसा कि अमेरिका के संविधान में था। केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान था, परंतु इसमें एक
क्लॉज है, और वो क्लॉज क्या है? वो क्लॉज ये है कि केंद्र और राज्य, पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था। ठीक है। आज के समय में जम्मू कश्मीर चूंकि एक राज्य नहीं रहा, और जम्मू कश्मीर को 2019 में क्या बना दिया गया है? एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो उस हिसाब से केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान था। इस कारण भी आपके लंबा होने का ये कारण है। फिर संविधान सभा में विधि वेत्ताओं के द्वारा, यानी कि जो कानून के बड़े बड़े ज्ञाता थे, कानून के ज्ञाता, जिनको हम उस समय पे बैरिस्टर या फिर लॉयर कह लें, यानी वकीलों की क्या थी? संख्या ज्यादा थी, और वकीलों की संख्या ज्यादा होने की वजह से भी हमारा संविधान जो है वो बहुत बड़ा हो गया। और हमारे संविधान में ना केवल कुछ न्यायिक और विधायी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है प्रावधान, बल्कि एक विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान भी दिया गया है। इस वजह से भी हमारा संविधान बहुत बड़ा है, और इसमें केंद्र और राज्य दोनों के प्रशासन को किस तरह से चलाना है उसके बारे में भी चर्चा की गई है। इसीलिए हमारे संविधान का जो आकार है वो इतना बड़ा हो गया, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि कुछ जो आलोचक हैं वो हमारे संविधान को कहते हैं कि ये हाथी के आकार का संविधान है। तो हाथी के आकार का संविधान हो, ने आपको बता दिया कि भौगोलिक कारक अर्थात देश की विशालता और उसकी विविधता, ऐतिहासिक कारक भारत सरकार अधिनियम 1935 का गहरा प्रभाव होना, केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान होना, और संविधान सभा में विधि के ज्ञाता यानी कानून के ज्ञाता जो लॉयर और वकील थे उनका प्रभुत्व होना, और विधायिका के साथ साथ जो है प्रशासनिक प्रावधान भी दिए गए हैं। इस वजह से हमारा संविधान इतना बड़ा संविधान है। फिर हम देखते हैं जो दूसरा है विशेषता, वो ये है कि हमारा संविधान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त है। विभिन्न स्रोत क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का बहुत गहरा प्रभाव था, तो सबसे बड़ा स्रोत तो है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके अलावा जब हमारा संविधान बन रहा था तो अंबेडकर साहब ने ये चीज संविधान सभा में बोली थी कि मैंने विश्व में जितने भी संविधान हैं उन सबको पढ़ने के बाद ये संविधान निर्मित किया है। यानी कि जितने भी संविधान थे, करीब 60 देशों के संविधान का विस्तृत अध्ययन किया गया था, और विस्तृत अध्ययन करने के बाद उनमें जो कुछ अच्छी बातें थीं वो भारत के संविधान में शामिल की गई। इसी वजह से कुछ आलोचक कहते हैं कि यह उधार लिया हुआ संविधान है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब हम देखेंगे कि आलोचकों का क्या कहना था हमारे भारतीय संविधान के बारे में। उस समय पे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पे विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं जिनसे भारत का संविधान निर्मित हुआ है। तो सबसे पहला है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। इससे हमने लिया संघीय योजना यानी फेडरल स्कीम। हालांकि हमारे पूरे संविधान में फेडरेशन शब्द का कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, फेडरेशन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि उसकी जगह पे किसका इस्तेमाल हुआ है? यूनियन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और यूनियन शब्द हमारे आर्टिकल 1 में है, और आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि वो राज्यों का संघ होगा ये, लेकिन फेडरेशन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिर हम देखते हैं कि इस भारत सरकार अधिनियम से और क्या लिया गया है? तो राज्यपाल का कार्यकाल लिया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल यानी कि राज्यपाल कितने समय तक रहेगा, और राज्यपाल कैसे नियुक्त होता है? राज्यपाल केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि न्यायपालिका की अवधारणा भी आपकी इसी से ली गई है 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। इसके अलावा भारत लोक सेवा आयोग का गठन, लोक सेवा आयोग चाहे वो यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससीज हो, यानी कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग या फिर राज्य के लोक सेवा आयोग, या फिर एक और चीज है वो है कि ज्वाइंट लोक सेवा आयोग होता है, यानी संयुक्त लोक सेवा आयोग। दो राज्यों का मिला करके एक सिंगल लोक सेवा आयोग होता है जो दो राज्यों के लिए क्या करेगा? वहां पे कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एग्जाम कंडक्ट कराएगा, और कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा, कर्मचारियों की ट्रेनिंग की व्यवस्था करेगा। तो ये चीज हो गई आपकी लोक सेवा आयोग। आपातकालीन प्रावधान भी आपके इसी से लिए गए हैं। इसके अलावा प्रशासनिक विवरण भी आपका 1935 के अधिनियम से लिया गया है। फिर हम देख लेते हैं ब्रिटिश संविधान। जो हमारा संविधान है जब वो बना
तो हम जानते हैं कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था, यानी कि ब्रिटिश सत्ता के अरे, तो उनकी भी चीजों का प्रभाव पड़ा यहाँ पे। जैसे उन्होंने जो संसदीय प्रणाली बनाई थी वो हमने लिया, हमने कहा कि जब ये चीजें वो बना के गए ही हैं तो खाम खा में इतना सारा पैसा खर्च करके दूसरी प्रणाली में क्यों जाना है, तो हमने संसदीय प्रणाली ले ली। संसदीय प्रणाली के अलावा एक और प्रणाली होती है, वो कौन सी प्रणाली होती है, उसको हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो कहां पे है, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम अमेरिका में काम करता है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम और संसदीय सिस्टम ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैसे अलग अलग हैं? संसदीय सिस्टम में क्या होता है कि संसदीय सिस्टम में लोग यानी जनता क्या करेगी, जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके एक विधायिका का निर्माण करती है, और यही विधायिका क्या करेगी, ये विधायिका फिर उसमें से चुन करके किसका निर्माण करती है, कार्यपालिका का निर्माण करेगी। ये हो गया हमारा। और जैसे कि जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुना, तो जब वो केंद्र के चुनाव करती है, केंद्र की विधायिका बनाती है, तो ये संसद होता है। यानी कि संसद में कौन चुन के जाएंगे, सांसद चुन के जाते हैं, जिनको हम एमपी कहते हैं, एमपी चुन के जाते हैं। और जब ये राज्यों में निर्माण करती है तो ये क्या करती है, ये एमएलए का चुनाव करती है। फिर ये एमएलए सारे मिल करके ये निश्चित करते हैं कि इसमें कार्यपालिका में कौन होगा, यानी सीएम का चुनाव ये विधायिका करेगी, और यहां पे पीएम प्रधानमंत्री का चुनाव भी विधायिका करती है। यहां तक समझ आ गया सभी को? तो ये संसदीय प्रणाली जो हमने अपनाई वो आपकी कहां से ली, वो हमने ली आपकी ब्रिटिश संविधान से। फिर हम देखते हैं कि विधि का शासन वो हमने ली कहां से, ये हमने ली विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ब्रिटिश संविधान से। और विधायी प्रक्रिया की किस तरह से लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होगा, किस तरह से विधायक कार्य करेंगे और विधायिका कैसे कार्य करेगी, वो प्रक्रिया भी हमने कहां से ली, ब्रिटिश संविधान से ली। एकल नागरिकता का सिस्टम लिया हमने। एकल नागरिकता से आप क्या समझते हैं कि आप किसी भी राज्य के हों, आपकी नागरिकता, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, चाहे आप तमिलनाडु से हो, चाहे आप पंजाब से हो, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश से हो, नागालैंड से हो, या फिर गुजरात या राजस्थान से हो, आपकी नागरिकता उस राज्य की ना होगी, आपकी नागरिकता भारत की होगी, आप भारतीय कहलाएंगे। तो ऐसा सिस्टम कहां पे था, ऐसा सिस्टम था आपका ब्रिटेन में। और इसके विपरीत जब हम अमेरिका के बारे में बात करते हैं तो अमेरिका के संविधान में इसके विपरीत है। अमेरिका के संविधान में क्या चीजें हैं, अमेरिका के संविधान में है कि वहां पे राज्य की नागरिकता अलग होती है और देश की नागरिकता अलग होती है। जैसे वहां पे टेक्सास का भी नागरिक होगा और अमेरिका का भी नागरिक होगा, तो वहां पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, परंतु भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। फिर हम देखते हैं कि कैबिनेट सिस्टम, जो कैबिनेट मंत्री वगैरह होते हैं, उस तरह का सिस्टम भी हमने कहां से लिया, वो हमने लिया ब्रिटिश संविधान से। फिर द्विसदनीयता भी हमने कहां से ली, ब्रिटिश संविधान से ली। द्विसदनीयता का मतलब हुआ कि जैसे जब आप संसद देखते हैं तो संसद में दो सदन है, एक है आपका राज्यसभा और दूसरी है आपकी लोकसभा। राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, और लोकसभा को हम निचली सदन कहते हैं। लोकसभा को निचली सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा कभी भी विघटित हो सकती है, या फिर उसका कार्यकाल 5 साल का होता है और 5 साल के बाद वह स्वतः ही विघटित हो जाती है। जबकि जो हमारी राज्यसभा है उसका विघटन नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि उसके जो सदस्य होंगे वो सदस्य हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य उसमें से रिटायर हो जाते हैं। इस तरह से वो कभी विघटित नहीं होगी, बाकी 2/3 सदस्य उसमें बने रहते हैं। तो इसलिए हम ये जो द्विसदनीयता हो गया, इसमें क्या क्या हो गया आपका, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये सारी चीजें हमने कहां से ली, ये सारी चीजें हमने ली ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। फिर हम आगे देखेंगे कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया। अभी हमने चर्चा की, जितनी भी हम चर्चा कर रहे हैं, हम जो कंपेयर कर रहे हैं वो किससे कंपेयर कर रहे हैं, वो हम कंपेयर कर रहे हैं अमेरिका के संविधान से। चूंकि अमेरिका का संविधान भी लिखित संविधान है और भारत का संविधान भी लिखित संविधान है, और अमेरिका का संविधान सबसे पुराना लिखित संविधान है, इसलिए हम उससे कंपेयर करते हैं। तो अमेरिका के संविधान में हमने देखा कि वहां पे मौलिक अधिकार थे। तो जो मौलिक अधिकार थे भाई, ये चीजें हमें अच्छी लगी कि मौलिक अधिकार, भाई नागरिकों का कुछ ना कुछ तो अधिकार होना चाहिए, कुछ मौलिक अधिकार होने चाहिए जिससे उनको हटाया नहीं जा सकता है, या फिर कुछ विशेष परिस्थितियां जब उत्पन्न हो जाएं तभी वो मौलिक अधिकार जो हैं वो बंद किए जा सकते हैं। ठीक है।
तो इसमें मौलिक अधिकार की चर्चा हुई। मौलिक अधिकार हमने लिया अमेरिका से। अब मौलिक अधिकार, बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए भारत में। जब भारत का संविधान बनके तैयार हुआ तो 7 तरह के मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन उसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया बाद में, और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके संविधान के ही अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आता है। मौलिक अधिकार आते हैं आपके यूएसए से, यानी अमेरिका के संविधान से। कितने तरह के मौलिक अधिकार हैं? अभी प्रेजेंट में 6 तरह के मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। समानता का मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपका, और इसके अलावा आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता का अधिकार। फिर किसी भी धर्म की उपासना, धर्म, धार्मिक अधिकार कह लीजिए इसको, ठीक है, धर्म की उपासना करना। फिर अल्पसंख्यकों का अधिकार है। और इन मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 32 में इनकी उपाय है। उपाय में आपका मेन क्या है? 5 तरह के रिट हैं, ठीक है। उन रिट्स के माध्यम से हम अपने अधिकार को चैलेंज कर सकते हैं कि हमारे अधिकार का हनन हुआ है, और हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से अपने अधिकारों को लागू करा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने मौलिक अधिकार में लिया। फिर हमने देखा कि जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो भी हमने कहां से लिया है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो भी अमेरिका के संविधान से है। न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू का भी अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिया। अमेरिका के संविधान में जो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, जब हम आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 13 पढ़ेंगे तो उस समय हम देखेंगे कि मैडिसन और मरबरी का एक केस था जिसमें जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट पहली बार सामने आता है, और उसी से जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी भारत के संविधान में जोड़ा गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है, यानी कि राष्ट्रपति को किस तरह से अपने पद से हटाया जा सकता है, वो प्रक्रिया भी हमने कहां से ली? वो हमने अमेरिका के संविधान से ली। फिर हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, कि किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। हालांकि ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। ये जटिल प्रक्रिया इसलिए बनाया गया ताकि जो न्यायालय है वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, उन पर सरकार का किसी भी तरह का दबाव नहीं हो। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इनको किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस तरह से हटाया जा सकता है। फिर उपराष्ट्रपति के पद का सृजन भी हमने कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से लिया। अमेरिका के संविधान में जो उपराष्ट्रपति होता है वो पदेन सभापति होता है। किसका? अमेरिका का उच्च सदन जो है, जिसको हम सीनेट के नाम से जानते हैं, जो विश्व का सबसे मजबूत द्वितीय सदन या फिर उच्च सदन है। तो उसमें जो उपराष्ट्रपति होगा वो उसका पदेन सभापति होगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि भारत में भी राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? हमारे वहां का उपराष्ट्रपति होता है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की। फिर हम देखते हैं आयरिश संविधान। आयरिश संविधान यानी कि जो आयरलैंड का संविधान है, उससे हमने क्या क्या चीजें ली हैं? आयरलैंड के संविधान से हमने 3 चीजें मुख्यतः ली हैं, जैसे कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उसका सिद्धांत भी हमने कहां से लिया? आयरलैंड से लिया। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस प्रकार से होगा, और मतलब कि हम जानते हैं कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य हैं, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो भी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको बता देंगे कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो वो प्रक्रिया भी हमने कहां से ली? और वो डिफरेंट फील्ड के हो सकते हैं, यानी अलग अलग क्षेत्रों से आ सकते हैं, जैसे शिक्षा जगत से आ सकते हैं, कला से आ सकते हैं, या विज्ञान से आ सकते हैं, जिनके पास एक एक्सपीरियंस हो और उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ महान कार्य किए हों, उनको जो है भेजा जा सकता है राज्यसभा में। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित करके। फिर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति कैसे होगी, वो पद्धति भी हमने आयरिश संविधान से ली। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये कौन सी पद्धति थी? एकल संक्रमणीय हस्तांतरित मत पद्धति थी। तो इस पद्धति का भी चुनाव हमने कहां से किया? आयरलैंड के संविधान से किया। फिर हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में समवर्ती सूची लिया है हमने। दूसरा लिया है हमने प्रस्तावना की भाषा क्या होगी। मैंने आपको जब बताया था, जब हमने पहली क्लास ली थी, तो हमने आपको एक फिगर दिखाया था जो प्रस्तावना का फिगर था। और इसके अलावा जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो उस समय भी हमने देखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आते हैं, और वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के भारत की संविधान के प्रस्तावना का रूप लेता है। तो वो हमने देखा था। तो उसकी जो भाषा है वो हमने कहां से ली? उसकी भाषा हमने ली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी कि कुछ ऐसा हो जाए, अभी तो संविधान बना भी नहीं है,
परंतु अभी से ही कुछ विवाद की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे वो इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने बोला कि यदि कुछ ऐसा हो जाए जिसमें दोनों सदनों का सामंजस्य नहीं बैठे, दोनों सदन अड़ जाएं किसी बात को लेकर के कि वो किसी और चीज को पारित कराना चाहते हैं और राज्यसभा किसी और चीज को पारित कराना चाहती है, तो लोकसभा और राज्यसभा में जब कुछ ऐसे विवाद की स्थिति हो जाए तो उस स्थिति को निपटारे के लिए, यानी उस स्थिति का निपटान के लिए संयुक्त बैठक की जो बात है वो भी हमने कहां से ली, वो हमने ली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, यानी कि ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स, यानी कि व्यापार करना, कॉमर्स, वाणिज्य को बढ़ावा देना और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो चीज है यानी उसकी जो स्वतंत्रता होगी वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली। फिर हम आगे देखते हैं सोवियत संघ से। सोवियत संघ से हमने क्या क्या लिया? सोवियत संघ से हमने लिया मौलिक कर्तव्य। हालांकि ये मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था, लेकिन इस मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। अभी मैंने आपको बताया था कि जो 42वां संविधान संशोधन है वो एक तरह से अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है, यानी कि एक छोटा संविधान है। इसमें इतने सारे परिवर्तन हुए थे कि इसको एक छोटे संविधान की संज्ञा दी जाती है। तो मौलिक कर्तव्य हमने लिया यूएसएसआर से, हमने मौलिक अधिकार की बात की थी जो हमने अमेरिका के संविधान से लिया। जब आपको कुछ मौलिक अधिकार दिए जा रहे हैं तो आपके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं, तो उन मौलिक कर्तव्यों का जिक्र जो हुआ है वो हुआ है आपका सोवियत संघ के संविधान से। इसके अलावा हमने पंचवर्षीय योजना ली थी। इससे पंचवर्षीय योजना के अलावा एक चीज और है जिसको हम कहते हैं न्याय। न्याय की अवधारणा भी हमने कहां से ली है? सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से। और न्याय किस तरह से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की परिकल्पना भी हमारी सोवियत संघ से आती है। तो ये सोवियत संघ से हमने ये तीन चीजें ली थी। अब हम आगे देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या क्या लिया, कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से संविधान में संशोधन किया जा सकता है और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस तरह से होगा। तो ये भी हमने कहां से लिया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि संविधान में संशोधन हुआ या तो विशेष बहुमत से संशोधन होता है या फिर कुछ आम बहुमत से संशोधन होता है। तो उस तरह से जो संशोधन की प्रक्रिया है वो भी आपकी दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। और राज्यसभा के सदस्य किस तरह से चुने जाएंगे, यानी कि राज्यसभा का गठन किस तरह से होगा, उसकी जो प्रक्रिया है वो भी हमने कहां से ली? वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली। फिर हमारा फ्रांस का संविधान से हमने क्या क्या लिया? फ्रांस के संविधान से हमने जो ली है चीजें वो है स्वतंत्रता की भावना, समानता की भावना और बंधुत्व का भावना। तो ये चीजें हमने कहां से ली? फ्रांस के संविधान से ली। जब फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति होती है तो उस समय पे लुई 16वें को हटा दिया जाता है और जनता जो है वो चाहती थी कि वहां पे स्वतंत्रता हो और सभी लोग समान रूप से ट्रीट किए जाएं और राजा महाराजा और प्रजा में ज्यादा अंतर ना हो और आपस में एक दूसरे के लिए बंधुत्व की भावना हो। तो ये सारी चीजें हमने जो हमारे ये प्रस्तावना में दी गई हैं ये हमने कहां से ली है? ये हमने फ्रांस से ली है। इसी तरह से जापान के संविधान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इस चीज को लेने के पीछे बहुत चर्चा हुई कि क्या हम जापान के द्वारा दिया गया पीएल ले या फिर अमेरिका का जो आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है डीपीएल वो ले। हालांकि जो बहुत सारा जब बी एन राव साहब ने चर्चा की बड़े बड़े विद्वानों से, अमेरिका के विद्वानों से, ब्रिटेन के विद्वानों से, तो सब ने उनको यही सलाह दी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ थोड़ा जटिल है, उसको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। अभी आपका संविधान बनकर तैयार हो रहा है और लोग इतने ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं, तो ये प्रोसेस आपके लिए जटिल हो जाएगा। तो इसलिए जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है इस चीज को हमने लिया। और ये कहां पे था? ये लागू था जापान के संविधान में। तो जापान के संविधान से हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ यानी विधि द्वारा स्थापित कानून को हमने लिया। फिर हमने देखा कि कनाडा का संविधान, कनाडा के संविधान का भारत के संविधान पर भी एक गहरा असर है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में केंद्र मजबूत है और राज्य जो हैं वो थोड़े से कमजोर हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कमजोर है, राज्यों को भी कुछ बैलेंस बनाने का कोशिश किया गया है। हाँ, तो राज्यों और केंद्र के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, परंतु चूंकि भारत में केंद्र ने
राज्यों को पुनर्गठित करके एक देश का निर्माण किया था, इसलिए केंद्र के पास कुछ पावर होना जरूरी था। तो इसलिए भारत में जो केंद्र है उसको ज्यादा शक्तियां प्रदान, तो केंद्र का अर्ध संघीय स्वरूप एक प्रबल केंद्रीय सरकार वाली संघीय प्रणाली जो है, ये हमने कहां से ली? ये हमने कनाडा के संविधान से ली। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी कि बैलेंस करने के लिए जो कुछ चीजें दी गई हैं, राज्य को कुछ शक्तियां दी गई हैं और कुछ केंद्र को शक्तियां दी गई हैं, परंतु जो शक्तियां ऐसी हैं जो ना तो राज्य सूची में है ना केंद्र सूची में है, तो वो शक्तियां किसके पास जाएंगी? यानी कि वो फ्यूचर में आगे चल के कुछ ऐसी चीजें आ जाएं जो किसी भी सूची में निहित नहीं है, तो वो किसके पास जाएंगी? तो वो शेष शक्तियां केंद्र के पास रखने का प्रावधान जो है वो दिया गया। वो किसके माध्यम से दिया गया? वो कनाडा के संविधान के माध्यम से दिया गया। फिर हम देखते हैं जर्मनी का संविधान। जर्मनी के संविधान से हमने लिया आपातकालीन व्यवस्था, यानी आपातकालीन शक्तियां क्या होनी चाहिए और आपातकाल के समय में कौन सी शक्तियां, आपातकाल के समय में मौलिक अधिकारों का स्थगन, मौलिक अधिकारों का स्थगन। तो आपातकाल के समय में मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति जो है, ये भी हमने कहां से ली? तो ये प्रावधान हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। तो ये हमने अभी तक दो विशेषताएं देख ली। पहली विशेषता क्या था कि भारत का संविधान जो है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है, उसका हमने आपको कारण बता दिया कि क्यों है। और फिर हमने देखा कि भारत का संविधान विश्व के बहुत सारे संविधान से, उसमें से कुछ कुछ अंश लिए गए हैं जो सीधा भारत के संविधान में या तो यूं का यूं रख दिए गए हैं या फिर उसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में कुछ बदलाव करके भारतीय संविधान में उसको जोड़ा गया है। तो तीसरी चीज है कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, यानी कि ये जो कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, कठोर संविधान क्या होगा और लचीला संविधान क्या होगा? कठोर संविधान वो संविधान होता है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है, उसे हम कठोर संविधान कहते हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि वहां पे संविधान संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन जहां पे आसानी से नहीं किया जा सकेगा उसे हम कठोर संविधान कहते हैं, जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान में यदि आपको कोई भी संशोधन करना होता है तो उसमें पहले तो आपको वहां के सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए होता है, फिर हमें 2/3 ही राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए होता है। तो भारत में भी वो किया गया कि कुछ प्रावधान ऐसे किए गए जो क्या होंगे, जो कठोरता से, यानी कि उनके संशोधन के लिए क्या चीज होगी, उसमें उनके संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी और उसके बाद आधे से ज्यादा, आधे राज्य यानी 50% राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए होगा, यानी 50% जो राज्य की विधानसभाएं होंगी अगर वो उस पर अनुसमर्थन कर देती हैं यानी रेटिफाई कर देती हैं उसको, तो वो संविधान संशोधन हो सकता है। तो ये तो आपका विशेष संविधान संशोधन के रूप में आता है। तो कुछ प्रावधान ही है इसमें, जैसे राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी प्रावधान है उसमें अगर आपको संशोधन करना है तो आपका वो किससे होगा, वो आपका कठोर प्रोसेस हो जाएगा। फिर उसके बाद से जो अन्य चीजें हैं उसमें हम देखते हैं कि वो आम साधारण बहुमत, यानी जिसको हम आम बहुमत कहते हैं, साधारण बहुमत से हो सकता है, जिसमें आपको जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, यानी कि मान लीजिए अगर संविधान में सदस्यों की संख्या है 540, तो 540 आधा यानी कि 50% +1 अगर मिल जाता है, और 50% और +1 क्या, प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो वहां उपस्थित हैं और उपस्थित होने के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं। ठीक है, तो 540 में से यदि हम मान लेते हैं कि कुल 500 लोगों ने जो वहां उपस्थित थे और उन्होंने वोट भी किया, 500 लोगों ने वोट किया, तो उस संशोधन के लिए कितने वोट की आवश्यकता है, 251 वोट यदि मिल जाते हैं तो क्या होगा कि वो संशोधन पारित हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ जो है वो क्या है, कठोर प्रक्रिया है, और कुछ जो है साधारण बहुमत से हो सकता है। तो इसीलिए भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही बहुत ज्यादा लचीला है, इसमें दोनों का मिश्रण है। कुछ प्रावधान जो है, जैसे मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति से रिलेटेड जो प्रावधान है वो आपके कठोरता से संशोधित होंगे, यानी वो पूरी जटिल प्रक्रिया के तहत जाएंगे जिसमें 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। और
क्या है कि राज्यों का भी आधे से ज्यादा रेटिफिकेशन चाहिए होता है, और जो बाकी आम साधारण बहुमत से होगा वो मैंने आपको बता दिया कि बाकी की चीजें जो है वो साधारण बहुमत से भी हो सकती हैं। तो ये तो हो गया आपका तीसरा पॉइंट कि कठोरता और लचीली का मिश्रण है इसमें। फिर हम देखते हैं कि एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय प्रणाली है, यानी कि एक संघीय प्रणाली तो है परंतु इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके जो इसका चरित्र है वो एकात्मकता की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भारत जो है वो एक, उसमें केंद्र को ज्यादा पावर दी गई है राज्यों के अपेक्षा। क्यों, उसका कारण भी बताया कि केंद्र ने मिल करके राज्यों को पुनर्गठित किया था, यानी राज्यों को संगठित करके एक देश का निर्माण किया था। जबकि इसके विपरीत अमेरिका का संविधान अगर हम देखते हैं तो अमेरिका के संविधान आपके संघात्मक प्रणाली वाली संविधान है। उसका कारण यह है कि राज्यों ने मिलकर के वहां पे एक केंद्र का निर्माण किया था। तो भारत में ऐसी स्थिति नहीं थी, भारत की परिस्थिति अलग थी। जब आप ये भी जानते हैं, आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब हम लोग आजाद हुए थे तो बहुत सारी देसी रियासतें ऐसी थीं जो भारत से अलग होना चाहती थीं। तीन तो मेन थे जिसके बारे में सभी जानते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी थी। बनारस अलग होना चाहता था, भोपाल भी अलग, सबके अंदर ये होता है कि भाई हम स्वतंत्र रहें, अंडर नहीं आए। तो जो छोटी छोटी रियासतें थी वो बहुत सारी जो है वो इधर उधर भागना चाहती थी, तो उनको बैठाया सरदार पटेल, तुम लोग को जो चाहिए वो हम दे रहे हैं। तो इस तरह से जब भारत का संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय हम देखते हैं कि भारत में संघीय प्रणाली कुछ फीचर्स है, लेकिन जो एकात्मक यानी कि यूनियन वाली जो होती है उसके भी कुछ फीचर्स हैं। और जो भारत है उसमें शब्द यूनियन ही दिया गया है, फेडरेशन शब्द कहीं नहीं दिया गया है। तो संघीय प्रणाली के जो कुछ विशेषताएं हैं, क्या वो भारत के अंदर है? बिल्कुल है। संघीय प्रणाली की विशेषताओं में आपका आता है, संघीय प्रणाली की विशेषताओं में सबसे पहले आपका आता है लिखित संविधान। क्या भारत के पास लिखित संविधान है? जी बिल्कुल है लिखित संविधान। क्या भारत में शक्तियों का विभाजन है? हाँ, शक्तियों का विभाजन है, लेकिन पूर्ण रूप से शक्तियों का विभाजन नहीं है, परंतु शक्तियों का विभाजन है। न्यायपालिका, न्यायपालिका और न्यायपालिका किससे पृथक है? न्यायपालिका का पृथक्करण हुआ है कार्यपालिका से। यह आपको अनुच्छेद 50 में दिखेगा। ठीक है, तो शक्तियों का विभाजन हुआ है न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में। कार्यपालिका न्यायपालिका के उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी और न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो शक्तियों का विभाजन है। फिर उसके बाद से हम देखते हैं यहां पे संविधान क्या सर्वोच्च है? जी बिल्कुल, संविधान की सर्वोच्चता दिखाई गई है। कठोर संविधान, कठोर संविधान के भी प्रावधान है। अभी मैंने आपको पिछला जब पॉइंट हम आपको समझा रहे थे तो उस समय आपको बताया था कि कठोर संविधान कठोर के होने के कुछ क्या है, कुछ प्रावधान दिए गए हैं। हाँ, कठोर संविधान है, ठीक है, बिल्कुल है कठोर संविधान। क्यों है कठोर संविधान? कि कुछ प्रावधान जो है वो कठोरता से संविधान में संशोधन किया जाएगा, यानी वो जटिल प्रक्रिया के तहत आएगा, तो वो चीजें आपकी क्या है कि कठोर संविधान है। फिर हम देखते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। जी बिल्कुल है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से अलग है और वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। उनके वेतन भत्ते और उन चीजों पर वो संसद पर निर्भर नहीं है, यानी कार्यपालिका और विधायिका पर निर्भर नहीं है। ठीक है, क्या द्विसदनीयता है? बिल्कुल है द्विसदनीयता। द्विसदनीयता कैसे है? आपकी राज्यसभा है, लोकसभा है, दो सदन है, तो द्विसदनीयता है। तो ये जो कुछ प्रावधान है जो किसकी तरफ, संघीय प्रणाली के प्रावधान है। क्या संघीय प्रणाली के प्रावधान है? बिल्कुल है भारत में। तो भारत में संघीय प्रणाली के भी प्रावधान है और इसके साथ साथ कुछ एकात्मक प्रणाली के भी प्रावधान है। और एकात्मक प्रणाली के प्रावधान क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो एकात्मक प्रणाली के प्रावधान यानी गैर संघीय विशेषताएं कौन कौन सी हैं? एक सुदृढ़ सॉरी एक सुदृढ़ केंद्र, बिल्कुल है एक सुदृढ़ केंद्र। एकल संविधान, राज्यों और किसके लिए? राज्यों के लिए और केंद्र के लिए, दोनों के लिए एक ही संविधान है। एकल नागरिकता, आप किसी भी राज्य के हो, ये मैंने आपको बताया कि आप किसी भी राज्य के हो, आप कहां के कहलाएंगे नागरिक? आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, संविधान की नम्रता, संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जो लचीले ढंग से, नम्रता का मतलब क्या हुआ कि इसमें संविधान संशोधन कैसे होगा? संविधान संशोधन लचीले प्रक्रिया से हो जाएगा। संशोधन कैसे होगा आपका? साधारण बहुमत से कुछ हो जाएगा, साधारण बहुमत। ठीक है, तो
संविधान लचीला भी है हमारा। एकीकृत न्यायपालिका है क्या? जी बिल्कुल एकीकृत न्यायपालिका है। अभी हम आगे देखेंगे कैसे है एकीकृत न्यायपालिका। सबसे नीचे आपकी कुछ सबऑर्डिनेट है, ठीक है, निचली अदालतें हैं। निचली अदालतों के बाद जो है आपकी कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट यानी जिला न्यायालय, ठीक। फिर उसके बाद से उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है। और सबसे ऊपर कौन बैठता है? सबसे ऊपर बैठता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। और ये सारे क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपकी क्या है? एकीकृत न्यायपालिका को दर्शाती हैं। फिर हम देखते हैं केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। बिल्कुल केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। हालांकि केंद्र में जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे राज्यों में, परंतु क्या राज्यपाल अपने स्वविवेक से कर देते हैं? नहीं, वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह लेकर के राज्यपाल की नियुक्ति किसी राज्य में करते हैं। इसके बाद जो आता है हमारा वो आता है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं जो है वो भारत में है, बिल्कुल है। अखिल भारतीय सेवाओं में क्या है? जैसे आईएएस है, ठीक है, आईएफएस है, आईपीएस है। इनकी नियुक्ति, इनकी ट्रेनिंग, ये जितना भी खर्च होता है ये सारी चीजें कौन करता है? ये केंद्र करता है। फिर उसके बाद से उनको किसी राज्य में नियुक्त किया जाता है, यानी डेप्यूट किया जाता है। फिर जब वो वहां पे डेप्यूट हो जाते हैं तो फिर अपना वो वेतन भत्ता उस राज्य से लेते हैं। लेकिन जो व्यवस्था है वो शुरू में कैसी व्यवस्था है? अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था है। अखिल भारतीय सेवाओं में आपके आईएएस, आईपीएस, ठीक है, आईआरएस, ये सारे लोग आते हैं, ठीक। फिर हम देखते हैं कि आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान है कि अगर आपात की स्थिति हो जाए, हम आगे इसकी चर्चा करेंगे कि आपात स्थिति कौन कौन सी हो सकती है। राष्ट्रपति शासन है, ठीक है। फिर उसके बाद से हम देखते हैं कि आपका 352 के तहत भी आपातकाल लग सकता है। 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लग सकता है। तो ये आपातकालीन प्रावधान ये भी दिया गया है। यानी कि जो हमारा संविधान है उसमें संघीय प्रणाली के भी कुछ प्रावधान है और एकात्मक प्रणाली के भी कुछ प्रावधान है। तो ये हमने यहां तक देख लिया। तो इस प्रकार से भारत संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है तथा किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये मैंने आपको बताया था कि भारत जो है उसमें केंद्र को थोड़ी ज्यादा शक्ति दी गई है और केंद्र को शक्ति देने का कारण यही है कि राज्य अलग नहीं हो पाए। राज्य के पास यह शक्ति नहीं है कि वो भारत से अलग हो जाएं, नहीं तो हर दूसरे तीसरे कोई ना कोई राज्य खड़ा हो जाता कि हमें एक अलग देश बनाना है, हमें एक अलग देश का निर्माण करना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ राज्य कभी कभी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की कोशिश किए हैं, परंतु उन सबको केंद्र के पास इतनी शक्ति है कि उन चीजों को, उन विरोधों को, उन विद्रोहों को दबा दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसदीय शासन प्रणाली। अब संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि संसदीय शासन प्रणाली में दो चीजें होती हैं कि जो जनता होती है वो किसका निर्माण करेगी? जो जनता होगी वो निर्माण करती है विधायिका का, और वो विधायिका फिर मिल करके कार्यपालिका का निर्माण करती है और उस कार्यपालिका से ही चुने जाते हैं। अगर आप राज्यों की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री, और यदि आप केंद्र की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो हम बात करते हैं पांचवा आपका है संसदीय शासन प्रणाली। भारत के संविधान में अमेरिका के राष्ट्रपति शासन प्रणाली के बजाय ब्रिटिश संसदीय प्रणाली ली गई है। जब मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन से क्या लिया गया और अमेरिका से किस तरह से उसको कंपेयर किया, तब मैंने आपको थोड़ा सा ये समझाया था। तो संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि संसदीय प्रणाली में आपके दो हेड होते हैं, ठीक है। एक तो होता है आपका नाम मात्र का। नाम मात्र के रूप में भारत में क्या है? नाम मात्र के रूप में भारत में है राष्ट्रपति और वास्तविक मुखिया। तो वास्तविक मुखिया होता है प्रधानमंत्री। हालांकि जो राष्ट्रपति होता है वो आपका किसका हेड कहलाता है? देश का जो मुखिया होगा वो आपका राष्ट्रपति कहलाएगा और सरकार का मुखिया कौन कहलाता है? वो प्रधानमंत्री कहलाता है। और ब्रिटेन में इससे थोड़ा सा अलग है। ब्रिटेन में क्या है? चूंकि ब्रिटेन एक गणराज्य नहीं है, ब्रिटेन में राष्ट्रपति की जगह पे यहां पे कौन होता है? यहां पे राजा होता है, ठीक है। और वास्तविक जो मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री ही होता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में और भारत की संसदीय प्रणाली में। तो यहां पे राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है, उसका ये जरूरी नहीं है कि उसके पूर्वज राजा महाराजा होने चाहिए। जैसे आज के हम बात करें, आज जो हमारी द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं।
क्या वो किसी राजघराने से आती थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक शिक्षक थी, फिर उन्होंने अपना बहुत सारा कार्य किया। आज के टाइम पे वो भारत की राष्ट्रपति बन गई हैं, यानी भारत का सर्वोच्च पद उनके पास है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में और भारत की संसदीय प्रणाली में। फिर हम देखते हैं कि संविधान न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली स्थापित करता है। तो राज्यों में किस प्रकार है? राज्यों में भी संसदीय प्रणाली है। अब हमने केंद्र में राष्ट्रपति देखा, राज्यों में राज्यपाल है, जो क्या है वहां का मुखिया है, और राज्यपाल के अलावा जो मुख्यमंत्री है वो क्या है? वो सरकार का मुखिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपका राष्ट्रपति शासन प्रणाली अलग है, जो मैंने आपको उधर समझा दिया था। अच्छा, राष्ट्रपति शासन प्रणाली में क्या होता है? राष्ट्रपति शासन प्रणाली में जो जनता होती है, जनता ही क्या करती है? जनता ही विधायिका का भी चुनाव करेगी और जनता ही और विधायिका, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका है वो विधायिका से नहीं होती है, जबकि संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका में से ही होती है, यानी कि विधायिका में से ही कुछ लोगों को चुन करके कार्यपालिका में भेजा जाता है। परंतु राष्ट्रपति शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के मंत्री और उनके सचिव जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। और राष्ट्रपति को कौन चुनता है? राष्ट्रपति को डायरेक्ट जनता चुनती है, और विधायिका से वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो अमेरिका में हम देखते हैं कि शक्ति का विभाजन जो है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से है, यानी विधायिका की शक्तियां अलग हैं और किसकी कार्यपालिका की शक्तियां अलग हैं और न्यायपालिका की शक्तियां अलग हैं। ठीक है, परंतु भारत जैसे परिवेश में जिस विविधता में भारत था उसमें यह करना संभव नहीं था। इसी वजह से यहां पे संसदीय प्रणाली को अपनाना ज्यादा उचित समझा गया बजाय कि राष्ट्रपति के। फिर हम देखते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषता क्या है? नाम मात्र और वास्तविक कार्यकारी अधिकारियों की उपस्थिति, बहुमत दल का शासन। बहुमत दल का शासन से आप क्या समझते हैं कि किसी को अगर 272 की संख्या वो पा लेता है भारत की 543 सीटों में से, ये 545 थी पहले, फिर उसके बाद से अभी जब दो एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया तो 543 हो गई हैं, तो 272 71 जो भी है, अगर उसकी संख्या पा लेता है तो वो क्या हो जाएगा? वहां पे वो शासन करने के लिए, सरकार बनाने के लिए वो एलिजिबल है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि कार्यपालिका की विधायिका के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी, यानी कि कार्यपालिका जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। ठीक है, फिर निचला सदन। निचला सदन में क्या है कि लोकसभा या विधानसभा का विघटन हो सकता है। अगर वो अपना बहुमत खो देती हैं तो किसी भी वक्त विघटन हो जाएगा, या फिर जब उनका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो भी लोकसभा विघटित हो जाती है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण, यानी कि जो चीज है, अब यहां पे ये चीजें हैं। संसदीय संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता हमने जो बात की थी कि जब अलिखित संविधान होता है तो वहां पे संसद ही सर्वोच्च होती है और संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वमान्य होता है। और जो न्यायिक सर्वोच्चता है, ये कंसेप्ट कहां पे था? ये अमेरिका का कंसेप्ट था। तो ये चीजें दोनों का संश्लेषण कि किस तरह से इसको कितनी अच्छी तरह से बुना गया है कि दोनों चीजें भारत में संभव हो पाई हैं। तो हम देखते हैं कि संसद की संप्रभुता का जो कंसेप्ट है वो कहां से आता है? संसद की संप्रभुता का कंसेप्ट आता है आपका ब्रिटेन के संविधान से। संसद की संप्रभुता ब्रिटेन संसद से जुड़ा है, जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिकी सुप्रीम, अमेरिकी संविधान, भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरुद्ध विधि की उचित प्रक्रिया का प्रावधान करता है। यानी कि अमेरिका में क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। परंतु भारत में मैंने आपको बताया कि जब BN राव साहब, इस बारे में बहुत चर्चा हुई कि हमें कौन सा अपनाना चाहिए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो जाप या फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि का उचित प्रक्रिया। तो हमने देखा कि भारत में इतनी विविधता थी और इतनी सारी चीजें थी और शिक्षा का प्रसार उतना ज्यादा नहीं था उस वक्त पे, तो भारत के लिए उचित यही था कि हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाएं। तो भारत में क्या है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को दिया गया। फिर हम देखते हैं, इसलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसदीय संप्रभुता को ब्रिटिश सिद्धांत और न्यायिक सर्वोच्चता के अमेरिकी सिद्धांत को उचित रूप से संयोजित किया है। ठीक, एक और सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति, यानी कि
कोई भी अगर संसद किसी भी कानून को बनाती है, अगर वो संविधान से टकराव करेगा और उसमें टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा जब वो न्यायपालिका में जाएगी, तो न्यायपालिका उस पे समीक्षा करके उसको शून्य घोषित कर सकती है। ठीक है, तो ये पावर दी गई है। और संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के माध्यम से संविधान के बड़े हिस्से में संशोधन कर सकती है। तो दोनों चीजें हैं। अगर संविधान से इतर कुछ ऐसी चीज है तो फिर ऐसा क्या हुआ? फिर एक कॉन्सेप्ट आता है जो 1973 में आएगा केशवानंद भारती के केस में, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। जब हम प्रस्तावना पढ़ रहे होंगे अगली क्लास में, तो हम केशवानंद भारती का केस पढ़ेंगे। तो उसमें क्या हुआ कि एक बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल संरचना का एक अवधारणा दी गई कि कोई भी चीज अगर भारतीय संविधान के मूल संरचना पर प्रभाव डालेगी या मूल संरचना को तोड़ने की कोशिश करेगी, तो वो चीजें आपकी शून्य घोषित हो जाएंगी। अब वो मूल संरचना क्या है, इसकी भी चर्चा और इसका निर्णय लेने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को था, और न्यायालय ने कहा कि हम समय समय पर आगे जो है बताते रहेंगे कि क्या चीजें भारतीय संविधान की मूल संरचना में आती हैं। तो इसको जो हमने समझा वो ये था कि संसद किसी भी कानून में संशोधन कर सकती है और संशोधन के द्वारा एक बड़े हिस्से को संविधान को बदल सकती है, परंतु न्यायालय न्यायिक समीक्षा के द्वारा उन चीजों को अगर वो संविधान के मूल संरचना से टकराव की स्थिति उत्पन्न करेंगे, तो उन बदलावों को शून्य घोषित कर देगी, यानी नल एंड क्वाइट घोषित कर देगी। तो ये चीजें थी आपकी इसमें कि किस तरह से हमने संसदीय संप्रभुता को भी बनाए रखा और न्यायिक सर्वोच्चता को बनाए रखा, और दोनों जो है एक अलग देश के कंसेप्ट थे, और इनका किस तरह से मिश्रण किया गया, किस तरह से संश्लेषण किया गया कि हमने ये पूरा संविधान अच्छे से हमारा आगे चल के बने। फिर हम देखते हैं एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि न्यायपालिका एकीकृत है, यानी कि सबसे नीचे आपके निचली अदालतें हैं, निचली अदालतों के बाद जो होते हैं जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय आते हैं, फिर इनके ऊपर आपके उच्च न्यायालय आते हैं, और सबसे ऊपर आपका सर्वोच्च न्यायालय आता है, और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा क्या है कि ये स्वतंत्र है, यानी कि इनके ऊपर किसी भी विधायिका का कोई दबाव नहीं होता है, तो न्याय आपको आसानी से मिल सकता है। जब सरकार या कार्यपालिका या इन चीजों का दबाव नहीं होगा न्यायपालिका पे, तो न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है। तो ये हमने फिर हम देखते हैं कि न्यायालयों की यह एकल प्रणाली केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को भी लागू कर सकती है। आप जैसा कि जानते हैं कि भारत में जो वो केंद्र के सूची में आती हैं, कुछ चीजें राज्य की सूची में आती हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो संवर्ती सूची में आती हैं। और संवर्ती सूची हमने कहां से लिया था? संवर्ती सूची हमने लिया था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये चीजें हम देखते हैं कि न्यायालय जो है, जो राज्य के द्वारा बनाए गए कानून है, उनको भी क्या कर सकती हैं, राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों पर भी निर्णय ले सकती हैं, और केंद्र के द्वारा बनाए गए कानूनों पर भी निर्णय ले सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? आपकी संघीय न्यायालय है, और अपील की सर्वोच्च न्यायालय होती है, जहां पर मौलिक अधिकारों का, इसको गारंटर बोला गया है, संविधान का कस्टोडियन यानी कि संविधान का संरक्षक बोला गया है सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए निश्चित शर्तें, इन सारी चीजें जो है वो उसके विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, ताकि जो न्यायालय है वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और किसी भी सरकार के दबाव में कार्य ना करे। ठीक है, चलिए। तो भारत में मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया, और भारत में कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, फिर स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, जिसमें इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाने की, अपनी बात कहने की, अपनी चीजों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। फिर हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। बलात्श्रम और छोटे बच्चों का जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चों का किसी खतरनाक फैक्ट्री या में काम करना जो है उसकी मनाही है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है, उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। फिर हम देखते हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक हो या फिर धार्मिक अल्पसंख्यक हो, वो अपने शैक्षणिक संस्थान का निर्माण कर सकता है, ताकि वो अपनी संस्कृति और भाषा को
और चीजों को बचा के रख सके। फिर हम देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यदि आपका कोई भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 में दिए गए 5 रिटों के माध्यम से सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं और अपने अधिकारों के हनन के खिलाफ जो है वो केस दर्ज करा सकते हैं। और संविधान फिर यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या करेगा, वो आपके मौलिक अधिकारों के प्रति जो है कुछ रिट्स जारी कर सकता है, जिसके बारे में जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो फिर अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हालांकि न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं है, परंतु ये आपके एक सलाहकारी सिद्धांत है, जिसको राज्य यदि कोई भी कानून बनाती है तो वो उसको इन चीजों का ध्यान रख के, यानी कि जो नीति निदेशक सिद्धांत दिए गए हैं अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक, उसमें जो चीजें दी इस्तेमाल करके कानून बनाएं, यानी कि उन चीजों को ध्यान में रखें। इन्हें संविधान के भाग 4 में सूचीबद्ध किया गया है। 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। 3 व्यापक श्रेणियां हैं इसकी, जैसे समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी और बुद्धिजीवी। ठीक है, मौलिक अधिकारों के विपरीत मैंने अभी आपको बताया कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी आप इसके अवमानना पे और इसके हनन पे आप सीधा न्यायालय नहीं जा सकते हैं, परंतु ये राज्यों को क्या करती है, एक दिशा निर्देश देती है कि इन चीजों का ध्यान में रख के आप कोई कानून बनाएं। फिर हम देखते हैं एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हालांकि जो ये शब्द है धर्मनिरपेक्ष, ये पहले नहीं था, ये 42वें संशोधन से जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन जब 1976 में होता है तो उस समय पे ये जोड़ा जाता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब ये होता है कि भारत किसी भी धर्म को आश्रय नहीं देता है, यानी कि सभी धर्मों के लिए वो बराबर दृष्टि रखता है, सभी धर्म उसकी नजर में एक समान है। यानी जो राज्य होता है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है कि यहां पे सभी को, अगर वो वयस्क हो गए हैं, यानी एक उम्र होती है 18 वर्ष की, अगर आप 18 वर्ष की उम्र को पार कर चुके हैं तो आपको वोट देने का अधिकार है। ये पहले 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन में इसको आयु घटा करके कितनी कर दी गई, 21 से 18 वर्ष कर दी गई। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यानी कि आप अपने प्रतिनिधि को चुनने का आपको अधिकार है। यदि आप 18 वर्ष से ऊपर हैं तो आप स्वतंत्र हैं कि आप अपना प्रतिनिधि किसी को भी चुन सकते हैं और चुन करके उसे संसद या विधानसभा में भेज सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि एकल नागरिकता है। इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी कि भारत में एकल नागरिकता है। आप किसी भी राज्य के हों, आप भारतीय कहलाएंगे। यहां पे राज्यों की अलग से नागरिकता नहीं होती है, जैसा कि अमेरिका में होता है कि वहां पे राज्यों की अलग नागरिकता होती है और अमेरिका की अलग नागरिकता है। तो भारत में संघीय संविधान है और इसमें दोहरी राजनीति, केंद्र या राज्य की परिकल्पना की गई है, लेकिन नागरिकता सिर्फ एक ही की गई है। भारत में सभी नागरिक, चाहे वो जिस भी राज्य में पैदा हुए हों, रहते हों, वो कहां के नागरिक कहलाएंगे, वो भारत के नागरिक कहलाएंगे और उनके साथ इस मामले पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। स्वतंत्र निकाय, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार की प्रणाली की सुरक्षा के लिए प्रमुख स्तंभों के रूप में स्वतंत्र निकायों की स्थापना की गई है। अब ये स्वतंत्र निकाय कौन कौन से हैं? ये स्वतंत्र निकाय आपके चुनाव आयोग है, यानी कि जिसको हम निर्वाचन आयोग कहते हैं। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकारों के खाते के लिए क्या है, सीएजी, ठीक, कैग, कैग आपका स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। फिर हम देखते हैं अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाओं में आपके आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और उच्च केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित कराने एवं अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु संघ लोक सेवा आयोग है। फिर राज्यों में क्या है कि राज्य लोक सेवा आयोग है। तो ये सारी चीजें क्या हैं आपकी, ये स्वतंत्र निकाय हैं। ये किसी सरकार के दबाव में आकर कार्य नहीं करती हैं। इनके वेतन भत्ते और अन्य चीजों की सुरक्षा की गारंटी दी गई है। ठीक है, तो ये सरकार के द्वारा नहीं चलाए जा सकते, इनके ऊपर सरकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य दिए गए। मौलिक कर्तव्य हालांकि 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ये जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय पे नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये बोला गया कि अगर हम किसी को मौलिक अधिकार दे रहे हैं तो उसके कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं, जिन मौलिक कर्तव्यों का भारत के नागरिकों को पालन करना चाहिए। तो ये किसके लिए है? ये भारत के नागरिकों के लिए है कि मौलिक कर्तव्य उनको जोड़े गए।
आज के समय में हम देखते हैं कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं और उन 11 मौलिक कर्तव्यों में जैसे हमारी पुरानी धरोहरों का सम्मान करना, ठीक है, राष्ट्रगान और राष्ट्र के प्रतीक जो चीजें हैं उनका सम्मान करना है, ठीक है, वैज्ञानिक बुद्धि को बढ़ावा देना है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम इसमें देखते हैं मौलिक कर्तव्य में। फिर हम देखते हैं आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान है कि आपात की स्थिति जब उत्पन्न हो जाए तो उस समय पे आप किस तरह से कार्य करेंगे, ठीक है, तो वो सारी चीजें दी गई हैं। फिर हमने देखा कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति किसी भी असाधारण स्थिति में प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाने के लिए विस्तृत आपातकालीन प्रावधान है। कौन कौन से हैं? 352 है, 356 है, 360 है। 352 कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल होता है। 352 आपके किस उस पर लगाया जा सकता है? युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। ये शब्द सशस्त्र विद्रोह, इसको 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया और इसमें एक शब्द था पहले, वो क्या था? आंतरिक इंटरनल डिस्टरबेंस एक शब्द था, ठीक है, तो उसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया, इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा करके। फिर हमने देखा क्योंकि उसी इंटरनल डिस्टरबेंस के माध्यम से 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार आपातकाल भारत में घोषित कर देती है, तो उस वैसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो, इसकी वजह से क्या होता है कि उस शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया जाता है। फिर हम देखते हैं राज्यों में संवैधानिक तंत्र की अगर विफलता हो जाए तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति शासन भी एक आपातकाल का है। और इसके अलावा 360 में यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या ऋण खतरे में आ जाए तो उस स्तर पर भी हम वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। हालांकि वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक लगा नहीं है, परंतु एक स्थिति उत्पन्न हुई थी 1990 के दौरान, परंतु उस समय के हमारे जो वित्त मंत्री थे और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इस चीज को टैकल करने के लिए कुछ विधियां लाते हैं जिसको हम एलपीजी सिस्टम के नाम से जानते हैं। जब आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे होंगे तो आपने उसमें जरूर पढ़ा होगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी सिस्टम को लाया जाता है और फिर उस समय पे बच जाते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या थी। कर लेते हैं कि भारतीय संविधान की आलोचनाएं क्या क्या हैं। जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ तो उसके आलोचकों ने इसके बारे में क्या क्या कहा। जैसे पहला आलोचना है, पहली आलोचना ये कहती है कि भारत का संविधान उधार लिया गया संविधान है, यानी कि भारत का संविधान विभिन्न देशों से उसमें से जो कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं वो उठा करके रख ली गई हैं, यानी कि भारत का संविधान अपने आप में मौलिक नहीं है। इस चीज का खंडन करते हुए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने बोला कि कोई भी संविधान पूर्ण रूप से मौलिक नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सार्वभौमिक होती हैं, वो हर संविधान में आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इस तरह से संविधान निर्माताओं ने इसका खंडन किया और बोला कि भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उधार ली गई विशेषताएं भारत के परिप्रेक्ष्य में जो चीजें अनुकूल बैठती थी और जो चीजें कुछ ऐसी थी जो आंशिक रूप से अनुकूल थी, आंशिक रूप से प्रतिकूल थी, तो उसमें संशोधन करके भारतीयों के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से उसको गठित किया गया, फिर रखा गया है। संविधान यदि आप कहते हैं तो आप कहते रहिए, कोई तो इस तरह से आप देखेंगे तो जो पहला संविधान है किसी भी देश का वही आपका एक मौलिक संविधान रह जाएगा। उसके अलावा अन्य जितने भी देश हैं वो सारे उधार लिए संविधान हो जाएंगे, क्योंकि सबके अंदर कुछ चीजें वो क्या होंगी, वो सेम होंगी। फिर देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी है। हालांकि कई प्रावधान भारत इसके खंडन में बोला गया कि हालांकि कई प्रावधान जो है वो 1935 से लिए गए हैं, लेकिन संविधान जो है वो केवल एक प्रति नहीं है, इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन और परिवर्धन शामिल है, यानी कि बहुत सारी चीजें जो है वो परिवर्तित की गई हैं। वही जो मैंने आपको पिछली बार बताया कि भारतीय परिप्रेक्ष्य के हिसाब से और भारतीय की विविधताओं के हिसाब से जो चीजें भारतीय परिप्रेक्ष्य में अनुकूल बैठ रही थी वही चीजें जो हैं वो संविधान में डाली गई। फिर हम देखते हैं अगला है कि ये गैर भारतीय या भारत विरोधी है। गैर भारतीय या भारत विरोधी आप इसको क्यों कहेंगे? क्योंकि जो संविधान था हमारा, वो जब संविधान सभा का गठन हुआ तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं था। पहली बात तो वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन था और उस समय पे जो निर्वाचन की विधि थी उसमें सभी को वयस्क मताधिकार का आधार नहीं था। किस हिसाब से उस समय पे चुनाव होता था? मताधिकार का अधिकार किसको था? मत देने का अधिकार। तो मताधिकार केवल कुछ चुनिंदा लोगों को था, जो लोग कुछ टैक्स पे करते थे, जो लोग शिक्षित वर्ग थे, सिर्फ
चुनिंदा लोगों को ही मत देने का अधिकार था। तो इसलिए बोला गया कि ये गैर भारतीय है, ये संपूर्ण भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और ये कुछ लोगों के द्वारा, जो पढ़े लिखे लोग थे, सिर्फ उनके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये गैर गांधीवादी है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था कि इसमें गांधी की जो प्रिंसिपल्स थे, गांधी जी के जो सिद्धांत थे, गांधी जी का सिद्धांत था कि स्वराज और ग्राम पंचायतों का गठन और पंचायती राज से जो है वो व्यवस्था होनी चाहिए। परंतु हमारा जो संविधान बन के जब तैयार हुआ तो इसमें पंचायती राज नहीं था। इसके पीछे कई लोगों ने गांधी और अंबेडकर के बीच टकराव को भी बताते हैं कि वो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसलिए जब अंबेडकर जी बैठते हैं संविधान का निर्माण करने, तो संविधान में गांधीवादी विचारों को बिल्कुल सिरे से खारिज कर देते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, यह स्पष्ट रूप से गांधीवादी नहीं है, लेकिन अनेक सिद्धांत गांधी जी के हिसाब से ही लिखे गए हैं। फिर उसके बाद से हम देखते हैं एक और इसमें आलोचना है, वो ये है कि इसका साइज इतना बड़ा है। तो उसका भी एक खंडन किया गया कि भारत में विविधता और जटिलता इस प्रकार से है, और ये हाथी का आकार क्यों हुआ, यानी एलिफेंटाइन साइज, यानी विश्व का सबसे लंबा संविधान क्यों कहा गया, तो उसके बारे में जो कुछ कारण थे वो हमने आपको बता दिया था कि उसके कारण क्या क्या थे। फिर अगला जो आलोचना है वो ये है कि ये वकीलों का स्वर्ग है। वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी भाषा इतनी जटिल है कि आम जनमानस इसको समझ नहीं सकती है आसानी से। तो इसकी वजह से इसको बोला गया कि ये वकीलों का स्वर्ग है, यानी कि जब आम जनमानस इसको समझ ही नहीं पाएगी तो वो क्या करेगी, वो वकीलों के आसपास घूमेगी कि वो इसको समझाएं, और इस तरह से उनका न्याय पाने का जो रास्ता है वो बहुत ही खर्चीला हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो कानूनी भाषा का इस्तेमाल इतना ज्यादा किया गया है कि आम जनमानस के लिए उसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो ये कुछ इसकी आलोचनाएं थी। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये क्लास समझ आई होगी, और नए वर्ष पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की क्लास यहीं खत्म होती है, फिर हम कल मिलेंगे जब हम प्रस्तावना की चर्चा करेंगे और कुछ और चीजें हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।